पिछले भाग में आपने देखा कि शर्मिला की बिगड़ती तबीयत के कारण उसकी छोटी बहन उर्मी घर की जिम्मेदारियां संभालने आ गई थी। उर्मी की चंचलता और सहज स्वभाव से घर का माहौल बदलने लगा और शशांक भी अनजाने में उसके साथ अधिक समय बिताने लगे। लेकिन इस बदलते रिश्ते की आहट सबसे पहले शर्मिला के मन ने महसूस कर ली थी। तो आइए अब यहीं से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। और मन ही मन यही प्रार्थना करता कि काश उसकी ये पीड़ा किसी तरह उससे दूर हो जाए। फिर वह धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछता, अब कैसा लग रहा है? शर्मिला हर बार मुस्कुराकर यही कहती, तुम बेकार चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसकी ये बात सुनने में भले ही दिलासा देने वाली लगती, लेकिन उस पर पूरी तरह विश्वास करना आसान नहीं था। फिर भी शशांक तुरंत मान जाता। सच तो यह था कि वह विश्वास करना चाहता था। उसका मन यही चाहता था कि शर्मिला सचमुच ठीक हो रही हो। एक दिन उसने कहा, ढेंकानाल के राजा का एक बहुत बड़ा काम मिला है। उसके नक्शे के बारे में दीवान साहब से बात करनी होगी। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा लौट आऊंगा। डॉक्टर के आने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। शर्मिला ने उसे स्नेह भरे आग्रह से रोकते हुए कहा, मेरे सिर की कसम, जल्दी के चक्कर में काम मत बिगाड़ देना। मैं जानती हूं कि तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूर जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। मेरी देखभाल करने वाले यहां बहुत लोग हैं। शशांक के मन में हमेशा कुछ बड़ा रचने की आग जलती रहती थी। उसका आकर्षण केवल धनदौलत के लिए नहीं था। उसे खींचती थी कुछ महान और स्थायी बनाने की इच्छा। वो मानता था कि पुरुष का सच्चा दायित्व केवल जीवन बिताना नहीं, बल्कि ऐसा काम करना है जो उसकी पहचान बन जाए। रुपयों पैसों को तब तक तुच्छ समझा जा सकता है जब तक वे केवल गुजारे का साधन हो, लेकिन जब वही धन किसी बड़े उद्देश्य को आकार देने लगता है, तब लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उससे उनका कोई सीधा लाभ होता है, बल्कि इसलिए कि किसी बड़े काम को साकार होते देख मन में भी एक नई प्रेरणा जाग उठती है। लेकिन इन दिनों जब शशांक शर्मिला के सिरहाने बैठा रहता, तब उसके मन में एक और चिंता बराबर उठती रहती। वो बार बार सोचता कि उसकी अनुपस्थिति में कहीं उसके किसी काम में कोई गड़बड़ी न हो जाए, कहीं उसकी बनाई हुई योजना में कोई कमी न रह जाए। शर्मिला अपने पति के मन को भली भांति समझती थी। वो जानती थी कि ये लालच नहीं है, न ही धन इकट्ठा करने की चाह। ये उस पुरुषार्थ की पुकार है जो अपनी साधारण स्थिति से उठकर अपने श्रम के बल पर सफलता का एक ऊंचा स्तंभ खड़ा करना चाहता है। पति की इसी लगन और इसी गौरव पर शर्मिला को गर्व था। इसी कारण चाहे शशांक का हर समय उसके पास रहना उसे कितना भी अच्छा क्यों न लगता हो, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी के कारण पति अपने काम में ढिलाई करे। इसलिए वह बार बार उसे समझाकर काम पर लौटा देती। लेकिन इधर स्वयं शर्मिला की अपनी गृहस्थी को लेकर चिंता का कोई अंत नहीं था। आज वो बिस्तर पर पड़ी थी और उधर घर के नौकर चाकर क्या कर रहे होंगे, ये सोच सोचकर उसका मन बेचैन हो उठता। उसे तनिक भी संदेह नहीं था कि उसकी अनुपस्थिति में रसोई से लेकर घर के छोटे बड़े हर काम में कहीं न कहीं लापरवाही जरूर हो रही होगी। और यही चिंता उसकी बीमारी से भी अधिक उसके मन को थका देती थी। उसे लगता था कि उसकी अनुपस्थिति में रसोई में घी जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा होगा, नहाने के लिए समय पर गर्म पानी नहीं पहुंचता होगा, बिस्तरों की चादरें समय पर नहीं बदली जाती होंगी, घर की नालियों और मोरियों की नियमित सफाई भी शायद नहीं हो रही होगी। और धोबी के कपड़ों का हिसाब, उसमें तो जरा सी लापरवाही भी कितनी बड़ी गड़बड़ी खड़ी कर देती है, ये वो अच्छी तरह जानती थी। इन सब बातों की चिंता उसे चैन से लेटे भी नहीं रहने देती। वो चुपचाप बिस्तर से उठ बैठती, धीरे धीरे घर का हाल देखने निकल पड़ती और हर छोटी बड़ी बात की पूछताछ करने लगती। लेकिन इसका परिणाम यही होता कि उसकी तकलीफ और बढ़ जाती। दर्द तेज हो जाता, बुखार चढ़ाता और डॉक्टर समझ ही नहीं पाते कि अचानक उसकी तबीयत फिर क्यों बिगड़ गई।
आखिरकार शर्मिला ने अपनी छोटी बहन उर्मिमाला को बुलवा भेजा। उसने स्नेह और बेप्सी से कहा, कुछ दिनों के लिए कॉलेज छोड़कर आ जाओ। बहन, मेरी इस गृहस्थी को संभाल लो, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं निश्चिंत होकर मर भी नहीं पाऊंगी। यहां तक की बात सुनकर बहुत से लोग शायद मुस्कुरा उठें। उन्हें लगे कि अब आगे क्या होने वाला है, ये समझना कोई कठिन बात नहीं। जीवन में जो घटनाएं नियति ने लिख दी होती हैं, वे किसी न किसी बहाने घट ही जाती हैं। भाग्य अपने पत्ते हमेशा छिपाकर नहीं खेलता। वो कभी कभी आने वाले समय की आहट पहले ही दे देता है, भले ही उसे उस समय कोई पहचान न पाए। लेकिन उस समय उर्मी के मन में ऐसे किसी विचार की छाया भी नहीं थी। उसने तो बस इतना सोचा कि दीदी की सेवा करने का अवसर मिला है। उसके मन में उत्साह भर गया। उसने निश्चय किया कि कुछ दिनों के लिए अपने बाकी सारे काम छोड़ देगी। इस समय उसका सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी दीदी की सेवा करना ही है। फिर उसके मन में एक और बात आई। वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। रोगी की सेवा करना तो उसके भावी जीवन का भी एक हिस्सा बनने वाला था। इसलिए उसने इसे केवल बहन का फाराजा नहीं, बल्कि अपने अध्ययन का एक आवश्यक अभ्यास भी माना। पूरी तैयारी के साथ उसने चमड़े की जिल्द वाला एक नया नोटबुक खरीदा। उसमें उसने रोज दीदी की तबीयत का पूरा ब्यौरा लिखने के लिए अलग अलग खाने बना लिए। कब बुखार आया, कब उतरा, दवा का क्या असर हुआ, दर्द कितना था, हर छोटी बड़ी बात दर्ज करने का उसने निश्चय किया। वह चाहती थी कि बाद में कोई डॉक्टर उसे अनजान या अनुभवहीन समझकर नजरअंदाज न कर सके। इसलिए उसने ठान लिया कि दीदी की बीमारी से जुड़ी जो भी पुस्तक, लेख या जानकारी उसे मिलेगी, वो सब पढ़ेगी। एमएससी की पढ़ाई में उसका एक विषय शरीर विज्ञान था, इसलिए रोग विज्ञान की कठिन शब्दावली उसे बहुत कठिन नहीं लगती थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि दीदी की सेवा के कारण उसकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, बल्कि अब उसका ज्ञान और भी अधिक व्यावहारिक और गहरा हो जाएगा। यही सोचकर उसने अपनी पढ़ाई की किताबें, कॉपियां और जरूरी कागज बैग में रखे और भवानीपुर वाले घर में आ पहुंची, जहां अब उसकी दुनिया का सबसे बड़ा विषय केवल एक था, दीदी की बीमारी और उसकी सेवा। लेकिन वहां पहुंचकर उर्मी को जल्दी समझ में आ गया कि केवल किताबों से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। बीमारी पर लिखी हुई पुस्तकों को खंगालने का अवसर भी उसे नहीं मिला, क्योंकि बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी अब तक ये निश्चित नहीं कर पाए थे कि शर्मिला को वास्तव में कौन सा रोग है। उर्मी ने मन ही मन तय किया कि अब उसे इस घर में केवल छोटी बहन बनकर नहीं रहना है, उसे अनुशासन संभालने की जिम्मेदारी निभानी होगी। गंभीर चेहरा बनाकर उसने शर्मिला से कहा, डॉक्टर ने जो जो बातें कही हैं, उनका ठीक ठीक पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। उर्मी की ये बनावटी गंभीरता देखकर शर्मिला हंस पड़ी। वह मुस्कुराकर बोली, अरे यही तो देख रही हूं, इतनी अचानक गंभीर होना किस गुरु से सीख आई है तू? लगता है अभी अभी नई दीक्षा मिली है, इसलिए इतना उत्साह उमड़ रहा है। फिर उसने प्यार से कहा, मेरी बात मानकर तो तुझे ही चलना होगा, इसी वजह से तो मैंने तुझे बुलाया है। तेरा अस्पताल अभी बना नहीं है, लेकिन मेरी गृहस्थी तो बरसों पहले बस चुकी है। जब तक अपना अस्पताल नहीं बनाती, तब तक इसी घर का भार संभाले, ताकि तेरी दीदी को भी थोड़ी सी छुट्टी मिल सके। ये कहकर शर्मिला ने उसे लगभग जबरदस्ती अपनी रोगशैया के पास से हटा दिया। अब इस घर की व्यवस्था की जिम्मेदारी उर्मी के हाथों में थी। उसे जल्दी महसूस हुआ कि इतने दिनों से जिस गृहस्थी को शर्मिला अकेले संभालती आई थी, उसकी डोर जरा सी ढीली पड़ते ही जगह जगह अव्यवस्था फैलने लगी थी। उसे तुरंत संभालना जरूरी था। इस घर में एक बात सबसे ऊपर थी, घर के उस एकमात्र पुरुष शशांक की सेवा में कहीं कोई कमी न रह जाए। मानो घर के हर छोटे बड़े सदस्य की साधना का एक ही उद्देश्य हो, शशांक को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। शर्मिला के मन से ये भावना कभी दूर ही नहीं होती थी कि उसके पति दुनिया के कितने ही बड़े इंजीनियर क्यों न हों, लेकिन अपने रोजमर्रा के कामों में वे बिल्कुल असहाय और बेपरवाह हैं।
उन्हें देखकर कभी कभी उसके चेहरे पर हंसी आ जाती और उसी क्षण उसका मन स्नेह से भी भर उठता। कई बार ऐसा होता कि शशांक चुरुट पीते पीते अपनी ही कमीज की बाह हल्की सी जला बैठते और उन्हें इसका पता तक नहीं चलता। सुबह उठकर मुंह धोते, फिर जल्दी जल्दी काम पर निकलने की हड़बड़ी में नल खुला ही छोड़ देते। शाम को लौटते तो देखते कि कमरे का फर्श पानी से भर चुका है और कितना पानी यूं ही व्यर्थ बह गया। शुरू में ही शर्मिला ने उस जगह नल लगवाने का विरोध किया था। वह जानती थी कि इस आदमी की जल्दबाजी का नतीजा यही होगा। बिस्तर के ठीक पास रोज पानी फैल जाएगा और वहां कीचड़ जैसा हाल बन जाएगा। लेकिन इतने बड़े इंजीनियर को समझाए भी कौन? वैज्ञानिक सुविधा का तर्क देकर शशांक ने वो नल तो लगवा लिया, पर उसके बाद जो छोटी छोटी असुविधाएं रोज जन्म लेने लगी, उनका हिसाब रखना केवल शर्मिला के ही बस की बात थी। ऐसी ही न जाने कितनी बातें थी। एक बार न जाने शशांक के मन में क्या सूझी कि उन्होंने अपने ही बनाए हुए नक्शे के अनुसार एक बिल्कुल नया स्टोव तैयार कर डाला। उसमें इधर एक दरवाजा था, उधर दूसरा, कहीं एक लंबी चिमनी तो कहीं दूसरी, कहीं आग की गर्मी को बिना व्यर्थ किए और तेज करने का इंतजाम, तो कहीं राख अपने आप नीचे गिर जाए, इसकी अलग व्यवस्था। उस पर रोटी सेंकने, सब्जी तलने, पानी उबालने और गर्म करने के लिए अलग अलग खाने, छेद और न जाने कितनी तरह की युक्तियां बनाई गई थी। उसे देखकर लगता था मानो कोई मशीन नहीं, बल्कि इंजीनियर की कल्पना का पूरा संसार सामने खड़ा हो। लेकिन वह स्टोव देखने में जितना अद्भुत था, रोजमर्रा के काम में उतना ही असुविधाजनक। इसलिए घरवालों ने उसे उसके उत्साह का सम्मान समझकर स्वीकार तो कर लिया, पर केवल दिखावे के लिए। व्यवहार में उसका उपयोग शायद ही कभी हुआ। घर की शांति और सद्भाव बनाए रखने का यही सबसे अच्छा उपाय था। आखिर ये भी तो बड़े हो चुके बच्चों का ही एक खेल था। ऐसे उत्साह में यदि कोई रोकटोक करे तो वे और जिद पकड़ लेते हैं, और यदि कुछ न कहा जाए तो 2-4 दिन बाद स्वयं ही उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। पुरुषों का मन अक्सर एक ही ढर्रे पर नहीं टिकता। वो हमेशा कुछ नया, कुछ अलग रचने को बेचैन रहता है, और स्त्रियों की जिम्मेदारी मानो ये होती है कि वे मुस्कुराकर उनकी हर बात में हामी भर दें, लेकिन घर का असली काम अपने अनुभव और समझदारी से ही चलाती रहें। शर्मिला इतने वर्षों से अपने पति की इसी सहज बाल सुलभ प्रवृत्ति को प्रेम से संभालती चली आ रही थी। समय इसी तरह बीतता गया। अब तो उसे अपने बिना शशांक की दुनिया की कल्पना भी असंभव लगने लगी थी। लेकिन आज, बीमारी की इस अवस्था में, पहली बार उसके मन में एक गहरा भय उठ रहा था। कहीं ऐसा न हो कि मृत्यु आकर उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दे। यहां तक कि उसके मन में ये विचार भी आ जाता कि यदि वो इस संसार से चली गई तो शशांक की रोजमर्रा की लापरवाहियां उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देंगी। लेकिन फिर उसे एक सांत्वना मिलती, ऊर्मी थी। वो स्वभाव से शर्मिला जैसी शांत नहीं थी, लेकिन घर संभालने की क्षमता उसमें भी कम नहीं थी। शर्मिला को विश्वास था कि उसके बाद वही इस घर की जिम्मेदारियां निभा लेगी। आखिर घर संभालने का ये कोमल कौशल भी तो स्त्रियों के ही हाथों में सबसे अधिक खिलता है। उनके स्नेहिल स्पर्श के बिना पुरुषों का रोज का जीवन जैसे अपना रस ही खो देता है। सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी जाने कैसी एक कमी, कैसी एक सुनी सी अनुभूति हर ओर फैल जाती है। इसलिए जब उर्मी अपने सुंदर कोमल हाथों से सेब का छिलका बड़ी सफाई से उतारती, उसे बराबर टुकड़ों में काटकर सलीके से सजाती, नारंगी की फाकों को सफेद पत्थर की थाली में करीने से रखती और अनार के दानों को भी बड़े जतन से सजाकर परोसती, तब बिस्तर पर लेटी शर्मिला को ऐसा लगता जैसे उसकी अपनी ही उपस्थिति उन हाथों में उतर आई हो, मानो वही अपने अधूरे काम पूरे कर रही हो। इसी विश्वास से भरे मन के साथ वो लेटे लेटे भी उर्मी को हर छोटी बड़ी बात याद दिलाती रहती। वह पुकारती, उर्मी, उनके सिगरेट केस में सिगरेट भर देना। थोड़ी देर बाद फिर याद आता, अरे देख तो, उनका रूमाल कितना मैला हो गया है। उन्हें तो बदलने का ध्यान ही नहीं रहता। कुछ क्षण बीतते तो फिर कोई और बात याद आ जाती, जरा जाकर देखना,
कहीं जूते पर सीमेंट और बालू जमकर पत्थर जैसे तो नहीं हो गए। उन्हें तो इतना भी होश नहीं रहता कि नौकर से कहकर साफ करवा लें। फिर कहती, बहन, तकिए का गिलाफ भी बदल देना। और हां, वे फटे हुए कागज पड़े हैं ना, उन्हें उठाकर टोकरी में डाल देना। कभी अचानक उसे बेचैनी घेर लेती। वह कहती, एक बार दफ्तर वाला कमरा देख कर आना। उर्मी, मुझे पूरा विश्वास है कि वे कैश बॉक्स की चाबी मेज पर ही छोड़कर बाहर चले गए होंगे। थोड़ी ही देर में फिर याद आता, फूल गोभी के पौधे अब रोपने का समय हो गया है, ये बात भूलना मत। और फिर माली से कह देना कि गुलाब की डालियां छांट दे। इतने में शशांक कहीं बाहर जाने को तैयार दिखाई देते तो शर्मिला की नजर तुरंत उन पर चली जाती। वो हड़बड़ाकर कहती, अरे देखो तो, कोट की पीठ पर चूना लगा हुआ है। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा ठहरो। उर्मी, बहन, ब्रश लेकर इसे साफ कर दो। उर्मी पढ़ी लिखी लड़की थी। घर गृहस्थी के कामों की उसे कोई विशेष आदत नहीं थी। फिर भी ये सब करते हुए उसे बड़ा आनंद आता था। अब तक उसका जीवन पढ़ाई, नियम और अनुशासन में बंधा हुआ था, इसलिए ये नई दुनिया उसके लिए किसी छुट्टी जैसी लगती थी। इस घर के कामों के पीछे जो गहरी चिंता, जो तपस्या और जो निरंतर जागरूकता थी, वह अभी उसके भीतर नहीं उतरी थी। वह भावना तो केवल शर्मिला के मन में बसती थी। इसी कारण ये सारे काम उर्मी को जिम्मेदारी से अधिक एक खेल जैसे लगते थे। वो हंसते हंसते कभी कुछ भूल जाती, कभी कोई छोटी सी गलती कर बैठती, लेकिन उन भूलों का कोई बड़ा परिणाम नहीं निकलता था। यदि शर्मिला उसे हल्की सी डांट भी देती तो शशांक मुस्कुराकर बात टाल देते। उन्हें तो उर्मी की छोटी छोटी भूलों में भी एक अपनापन, एक सहज मिठास दिखाई देती थी। इन दिनों जैसे इस घर का वातावरण ही बदल गया था। बीमारी की गंभीरता के बीच भी घर की जिम्मेदारियों का बोझ कुछ हल्का सा हो गया था। छोटी मोटी भूलों पर अब कोई नाराज नहीं होता था। लगता था जैसे सबने अनजाने ही एक दूसरे के लिए थोड़ी सी नरमी और थोड़ी सी छूट रख छोड़ी हो। शशांक को भी ये बदला हुआ माहौल अच्छा लगने लगा था। उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता मानो ये घर नहीं, किसी पिकनिक का पड़ाव हो, जहां हर काम बिना कठोर नियमों के सहज हंसी मजाक के बीच पूरा हो रहा हो। और उर्मी, वो न किसी छोटी बात से घबराती थी, न भूल होने पर अधिक लज्जित होती थी, न ही देर तक किसी बात का दुख मनाती थी। हर नए काम को वो उत्साह के साथ अपना लेती। उसकी यही निश्चल प्रसन्नता धीरे धीरे शशांक के मन पर भी असर डालने लगी। दिन रात काम और जिम्मेदारियों के बोझ से दबा रहने वाला उसका मन उर्मी की सहज हंसी और चंचल स्वभाव के बीच कुछ पल के लिए अपना भार जैसे भूलने लगा। ये मानना पड़ेगा कि उर्मी घर गृहस्थी के कामों में बहुत निपुण नहीं थी। उससे छोटी मोटी भूलें हो जाती थी। कई बार काम वैसा नहीं हो पाता जैसा शर्मिला किया करती थी, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती थी। उर्मी ने केवल काम करके ही नहीं, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व से इस घर की एक ऐसी कमी पूरी कर दी थी जो वर्षों से अनजाने में बनी हुई थी। वह कमी क्या थी, इसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। बस इतना था कि जब शशांक शाम को घर लौटते तो उन्हें लगता जैसे घर की हवा ही बदल गई हो। उस वातावरण में एक अजीब सी ताजगी थी, एक ऐसी हल्की सी लहर जो दिन भर की थकान को अपने साथ बहा ले जाती थी। वह केवल आराम या सेवा का सुख नहीं था, उसमें एक मधुर रस था, एक जीवंतता थी। असल में उर्मी स्वयं जैसे छुट्टी की एक मीठी अनुभूति बनकर उस घर में आ गई थी। उसका अपना स्वभाव, उसकी हंसी, उसकी चंचलता और उसका निश्चिंत मन, इन सब ने मिलकर उस घर के पुराने सुनेपन को भर दिया था। दिन जैसे कुछ अधिक उजले लगने लगे थे और रातें कुछ अधिक सजीव। उसकी ये निरंतर चंचलता शशांक की नस-नस में दौड़ती हुई थकान को भी जैसे हिला देती थी। और दूसरी ओर, जब उर्मी देखती कि उसकी उपस्थिति मात्र से शशांक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो उसके अपने मन में भी एक अनकहा आनंद भर उठता।
ऐसा सुख उसे पहले कभी नहीं मिला था। बहुत दिनों से वह अपने भीतर ये विश्वास ही खो चुकी थी कि केवल उसके होने भर से भी किसी के जीवन में प्रसन्नता आ सकती है। अब पहली बार उसे लगा कि उसका अस्तित्व भी किसी के लिए मायने रखता है। शायद इसी एहसास ने उसके भीतर दबे हुए आत्मसम्मान को फिर से जगा दिया। अब शशांक का ध्यान इस बात पर कम रहने लगा था कि भोजन समय पर मिला या नहीं, चाय ठीक समय बनी या नहीं, या रोजमर्रा की छोटी छोटी व्यवस्थाएं पहले जैसी हैं या नहीं। इन बातों का महत्व जैसे अपने आप कम हो गया था। वे बिना किसी विशेष कारण के ही प्रसन्न रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने शर्मिला से मुस्कुराकर कहा, तुम इन छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी चिंता क्यों करती हो? रोज के नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए तो उससे कोई बड़ी असुविधा नहीं होती, बल्कि कभी कभी तो अच्छा ही लगता है। इन दिनों शशांक का मन भी बदलने लगा था। पहले जहां हर समय काम की लहरें उन्हें आगे धकेलती रहती थी, वहीं अब उन लहरों के बीच जैसे एक शांत किनारा भी बन गया था। हर समय वही भागदौड़, वही जल्दी, वही नुकसान का डर अब पहले जितना भारी नहीं लगता था। और यदि कभी किसी काम की परेशानी सामने भी आ जाती तो उर्मी अपनी किसी हंसी मजाक की बात से उसकी गंभीरता पल भर में हल्की कर देती। जब वो शशांक के चेहरे पर जरूरत से ज्यादा गंभीरता देखती तो हंसते हुए कह बैठती, क्या बात है, आज फिर आपका वही डरावना हौं आ गया था क्या? वही हरी पगड़ी वाला? फिर बिना रुके शरारत से जोड़ देती, पता नहीं किस देश का दलाल है, लगता है आज फिर आपको खूब डरा धमका कर गया है। शशांक हैरानी से उसकी ओर देखते और मुस्कुराकर पूछते, अरे तुम उसे जानती कैसे हो? उर्मी गर्व से कहती, क्यों नहीं जानूंगी, उस दिन जब तुम बाहर गए हुए थे वही तो बरामदे में अकेला बैठा था। मैंने ही उससे बातें करके उसका समय काटा था। फिर बड़ी सहजता से उसके बारे में बताने लगती। उसका घर बीकानेर में है, उसकी पत्नी की मौत मच्छरदानी में आग लग जाने से हो गई थी, अब दूसरी शादी करने की सोच रहा है। यह सुनकर शशांक हंस पड़ते। वे मजाक में कहते, तो अब मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए। जब भी मैं बाहर जाऊंगा वो रोज यही आ जाया करेगा। जब तक उसे नई पत्नी नहीं मिल जाती तब तक उसके सारे सपने यही पलते रहेंगे। उर्मी भी उसी लहजे में जवाब देती, ठीक है, लेकिन जाते समय इतना बता जाया करना कि उससे कौन सा काम निकलवाना है। उसके हाव भाव देखकर तो मुझे लगता है मैं उससे आसानी से काम करा लूंगी। ऐसी छोटी छोटी बातों और हंसी मजाक से घर का वातावरण हर दिन थोड़ा और हल्का हो जाता। इन दिनों शशांक के व्यापार में बड़ी बड़ी रकमों के सौदे चल रहे थे। लाखों के हिसाब किताब रोज सामने आते थे। पहले ऐसी बातें उनके मन को पूरी तरह अपने वश में कर लेती थी, लेकिन अब आश्चर्य यह था कि वे संख्याएं पहले जैसी बेचैनी नहीं जगाती थी। दिन भर काम चलता रहता, सौदे होते रहते, योजनाएं बनती रहती, फिर भी मन हर शाम घर लौटने के लिए अधीर रहने लगा था। जैसे घर की चौखट के भीतर प्रवेश करते ही सारी भागदौड़ का बोझ अपने आप उतर जाता हो। और संध्या ढलते ही जब रेडियो की मधुर ध्वनि पूरे घर में फैलने लगती, तब उस घर की हवा में एक ऐसी सहज शांति घुल जाती जिसकी कल्पना कुछ ही दिन पहले तक किसी ने नहीं की थी। रेडियो के पास बैठे रहना पहले शशांक के स्वभाव में नहीं था। उन्हें तो हमेशा किसी न किसी काम की जल्दी रहती थी। यूं बैठे बैठे समय बिताना उन्हें व्यर्थ लगता था। लेकिन अब जाने क्या बदल गया था। जब उर्मी वहीं पास बैठी होती तो वही समय उन्हें न तो नीरस लगता न ही व्यर्थ। बिना किसी विशेष कारण के भी वे वहीं बैठे रहते, जैसे केवल उस सहज वातावरण का आनंद लेना ही पर्याप्त हो। शायद इसलिए कि उनके जीवन में यह आकर्षण किसी प्रयत्न से नहीं आया था, वह बिल्कुल स्वाभाविक था। पहले शशांक का मन हर समय काम, योजनाओं और निर्माण में उलझा रहता था। जीवन में जैसे विश्राम के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन उर्मी के आने के बाद घर का वातावरण बदल गया था। उसकी सहज हंसी, उसकी निश्चिंत बातें और उसका बेफिक्र स्वभाव इस घर में एक नई ताजगी ले आए थे। वो न किसी बात का अनावश्यक संकोच करती थी,
न हर समय गंभीर बनी रहती थी। कभी खुलकर हंस देती, कभी मजाक कर बैठती, और यदि शशांक किसी बात पर बहुत गंभीर हो जाते तो बिना झिझक उनकी गंभीरता भी तोड़ देती। उसके स्वभाव में बनावट का नाम भी नहीं था, और शायद यही सहजता शशांक को सबसे अधिक आकर्षित करती थी। धीरे धीरे, अनजाने ही, उर्मी उनके मन के किसी शांत कोने में अपना स्थान बनाने लगी। ये कोई ऐसा भाव नहीं था जिसे शशांक स्वयं भी स्पष्ट शब्दों में समझ पाते। बस इतना था कि उसकी उपस्थिति से उनका मन हल्का हो जाता, और उसकी अनुपस्थिति में वही घर कुछ खाली सा लगने लगता। यही परिवर्तन सबसे अधिक सूक्ष्म था, और शायद सबसे अधिक गहरा भी। अब शशांक के व्यवहार में भी धीरे धीरे एक नया परिवर्तन दिखाई देने लगा था। पहले यदि उर्मी से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो कभी कभी शशांक उसे डांट भी देते, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस डांट का असर उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा निकला। उर्मी की आंखें भर आई। वो कुछ बोली नहीं, बस चुप हो गई, और उस मौन ने शशांक को बेचैन कर दिया। उसे मनाने में उन्हें जितना समय डांटने में लगा था, उससे कहीं अधिक समय लग गया। उधर काम उनका इंतजार कर रहा था, और इधर उर्मी की उदासी उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिर उन्होंने घर के बाहर बने अपने दफ्तर में बैठकर जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश की, लेकिन दोपहर ढलते ढलते वहां टिके रहना उन्हें कठिन लगने लगा। यदि किसी दिन किसी कारणवश उन्हें लौटने में ज्यादा देर हो जाती तो उस दिन उर्मी का रूठना और भी गहरा हो जाता। वह कुछ कहती नहीं थी, बस चुप रहती, लेकिन उस मौन में छिपी हुई नाराजगी और आंखों में तैरते आंसू शशांक से छिपे नहीं रहते। और आश्चर्य यह था कि उर्मी का यही निष्कपट रूठना भी उन्हें बुरा नहीं लगता था। उसमें उन्हें एक अनोखी मिठास महसूस होती। वे मुस्कुराकर कहते, अच्छा उर्मी, बात मत करो, अपना सत्याग्रह निभाओ, लेकिन भगवान के लिए इतना तो याद करो कि तुमने मेरे साथ खेलना बंद करने की कोई कसम तो नहीं खाई है। इतना कहकर वे हाथ में टेनिस का बैट उठा लाते, दोनों खेलना शुरू करते, और जब खेल में शशांक जीतने के बिल्कुल करीब पहुंचते तो जानबूझकर हार जाते, सिर्फ इसलिए कि उर्मी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आए। बाद में अगले दिन जब अधूरा काम सामने आता तो वे स्वयं ही सोचते कि कल कितना समय यूं ही निकल गया, लेकिन उस बीते हुए समय का पछतावा भी अब पहले जैसा तीखा नहीं रह गया था। एक छुट्टी की शाम की बात है। शशांक अपने दफ्तर की मेज पर बैठे थे। दाहिने हाथ में लाल और नीली पेंसिल थी, और बाएं हाथ की उंगलियां अनमने भाव से बार बार बालों में फिर रही थी। वे किसी कठिन हिसाब या योजना में पूरी तरह डूबे हुए थे। तभी उर्मी हंसती हुई वहां आ पहुंची। वह बोली, सुनो, तुम्हारे उस हरी पगड़ी वाले दलाल से मैंने तय कर लिया है कि आज वो मुझे पारसनाथ का मंदिर दिखाने ले जाएगा। चलो ना मेरे साथ, मेरे अच्छे जीजाजी। शशांक ने सिर उठाकर विनती भरे स्वर में कहा, अरे नहीं भाई, आज नहीं। इस समय उठना सचमुच मुश्किल है। लेकिन काम की गंभीरता से उर्मी कभी डरती ही कहा थी। वह तुरंत हंसकर बोली, वाह, एक अबला स्त्री को उस हरी पगड़ी वाले आदमी के साथ अकेले भेज देने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं होता। बस यही है तुम्हारी बहादुरी। उसकी बात सुनकर शशांक हंस पड़े। आखिरकार उर्मी की जिद के आगे उन्हें हार माननी ही पड़ी। उन्होंने अपना काम अधूरा छोड़ा, मोटर निकाली और उसके साथ चल पड़े। जब कभी शर्मिला को इस तरह की शरारतों का पता चलता तो वो सचमुच नाराज हो जाती। उसका मानना था कि पुरुष के कर्मक्षेत्र में इस तरह बार बार बाधा डालना उचित नहीं। वो आज भी उर्मी को पहले की तरह एक चंचल, नासम छोटी बहन ही समझती थी। उसे ये आभास तक नहीं था कि हंसी मजाक और इन छोटी छोटी बातों के पीछे अनजाने ही घर का वातावरण धीरे धीरे किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। शर्मिला को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था कि घर में हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन दफ्तर और काम की अपनी एक मर्यादा होती है। इसलिए वह उर्मी को बुलाकर कई बार डांट देती, उसे समझाती कि हर समय शशांक को उनके काम से हटाना ठीक नहीं।
उसकी डांट से शायद कुछ असर भी हो जाता। लेकिन तभी एक और दृश्य सामने आ जाता। जैसे ही शशांक पत्नी की ऊंची आवाज सुनते, वे चुपचाप कमरे के बाहर आकर खड़े हो जाते। दरवाजे की ओर से उर्मी की ओर आग दबाकर इशारा करते। कभी हाथ में ताश की गड्डी दिखाते, मानो कह रहे हों, चलो बाहर आओ, दफ्तर में बैठकर तुम्हें पोकर खेलना सिखाऊंगा। असल में न ताश खेलने का समय था और न ही सचमुच खेलने का उनका इरादा। वे केवल इतना चाहते थे कि शर्मिला की डांट से उर्मी का मन ज्यादा आहत न हो। उर्मी की आंखों में जरा सी उदासी भी उन्हें स्वयं अपने दुख से अधिक भारी लगती थी। यदि उन्हें स्वयं उर्मी को समझाना पड़ता या थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ता तो वो बात अलग थी। लेकिन शर्मिला उसे डांटे, ये बात उनके मन को बिल्कुल नहीं सुहाती थी। एक दिन शर्मिला ने शशांक से कहा, जिस बात पर वो जिद करे तुम उसी में उसका साथ देने लगते हो। इस तरह कैसे चलेगा? तुम्हारे काम का कितना नुकसान होता है। शशांक मुस्कुराकर बोले, अरे बेचारी बच्ची है, यहां उसका कोई साथी भी तो नहीं। अगर उसे थोड़ा खेल नसने का अवसर भी न मिले तो उसका मन कैसे लगेगा? ये तो था उनके स्वभाव का बालपन। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। जब कभी शशांक किसी नए मकान का नक्शा बनाकर बैठते, उर्मी भी अपनी कुर्सी खींचकर उनके पास आ बैठती। वह कहती, जरा मुझे भी समझाइए। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो बहुत जल्दी समझ भी जाती। गणित और मापजोक उसके लिए कठिन नहीं थे। शशांक बड़े प्रसन्न होते। वे उसे छोटे छोटे प्रश्न हल करने के लिए देते और उर्मी उन्हें हल करके ले आती। जब जूट मिल के काम की देखरेख के लिए शशांक स्टीमर से निकलते, तब भी उर्मी हट करके साथ चल पड़ती। सिर्फ साथ ही नहीं जाती, बल्कि मापजोक और हिसाब किताब पर उनसे बहस भी करने लगती। ये देखकर शशांक के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। शायद उन्हें यह साथ किसी कविता से भी अधिक प्रिय लगने लगा था। अब जब वे दफ्तर का काम घर लेकर आते तो उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। रेखाएं खींचने, हिसाब लगाने और योजनाएं बनाने के बीच उन्हें एक साथी मिल गया था। वे उर्मी को अपने पास बिठाकर हर बात समझाते हुए काम करते। काम भले पहले जितनी तेजी से पूरा न होता हो, लेकिन समय अब उन्हें अधिक अर्थपूर्ण लगने लगा था। यही बात शर्मिला के मन को सबसे अधिक चोट पहुंचाती थी। उर्मी की चंचलता, उसकी नासमझी, यहां तक कि गृहस्थी के कामों में उसकी कमियां भी वो प्रेम से सह लेती थी। लेकिन पति के व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में उसका इस तरह बराबरी से शामिल होना, ये बात उसे भीतर तक असहज कर देती थी। उसके मन में यह विश्वास गहरा था कि पति के काम की दुनिया और स्त्री के गृहस्थ जीवन की दुनिया अलग अलग है। इसीलिए उर्मी का उस क्षेत्र में इस तरह सहज आना जाना उसे बिल्कुल उचित नहीं लगता था। एक दिन उसने मन का संकोच दबाकर उर्मी से पूछा, सच बता उर्मी, ये नापजोख, हिसाब किताब और नक्शे बनाना क्या तुझे सचमुच अच्छा लगता है? उर्मी ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ दीदी, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। शर्मिला ने उसकी ओर अविश्वास से देखा। धीरे से बोली, मुझे तो लगता है तुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। तू केवल उन्हें खुश करने के लिए ऐसा करती है। ये सुनकर उर्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन शर्मिला के मन में एक गहरी उलझन जन्म ले चुकी थी। अपने हाथों से भोजन बनाकर, सेवा करके, देखभाल करके पति को प्रसन्न करना, ये सुख वह समझती थी। लेकिन बुद्धि, विचार और काम के स्तर पर पति के साथ किसी और का इस तरह जुड़ जाना, इस सुख का अर्थ उसकी समझ से बाहर था। इसी चिंता में वह बार बार शशांक से कहती, तुम इसके साथ यूं ही समय क्यों गवाते हो? इससे तुम्हारे काम का कितना नुकसान होता है। छोटी बहन है, उसे इन बातों की क्या समझ होगी? शशांक मुस्कुराकर उत्तर देते, तुम उसे अब भी बच्ची समझती हो, लेकिन सच कहूं, वो बहुत जल्दी समझ जाती है। कई बार तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि वो बात को कितनी आसानी से पकड़ लेती है। शर्मिला ये सुनकर चुप हो जाती, लेकिन उसके मन का संदेह दूर नहीं होता। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि उर्मी को सचमुच इन बातों में रुचि हो सकती है।
उधर शशांक के मन में भी एक सूक्ष्म परिवर्तन चल रहा था। कभी पहले उन्होंने अपनी पत्नी के सामने अपने काम, अपनी कल्पनाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह खोलकर रखने की कोशिश की थी, लेकिन उस संसार में शर्मिला की स्वाभाविक रुचि नहीं थी। उसने प्रेम तो दिया, सेवा भी दी, लेकिन शशांक के कर्मक्षेत्र में वो उसी आत्मीयता से सहभागी नहीं बन सकी। ये उसकी कमी नहीं थी। उसका प्रेम किसी और रूप में व्यक्त होता था। वो अपने हाथों की सेवा, अपने स्नेह और अपनी देखभाल के द्वारा ही पति के जीवन को पूर्ण बनाना चाहती थी। इसीलिए अब जब वही उत्सुकता, वही जिज्ञासा उसे अपनी छोटी बहन में दिखाई देने लगी, तो उसके भीतर एक अनजानी कसक उठी। वह स्वयं भी शायद उस कसक का कारण पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी। स्त्रियां अक्सर अपने स्नेह और अपने मातृत्व के कारण अपने प्रियजनों के सुख को ही अपना सुख मान लेती हैं। बरसों तक शर्मिला भी यही करती आई थी। उसे लगता था कि यदि शशांक प्रसन्न है तो वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जीवन के कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब मन के बहुत भीतर छिपा हुआ अधिकार बोध अनायास जाग उठता है। तब प्रेम के साथ साथ एक हल्की सी पीड़ा भी जन्म लेती है। वह पीड़ा किसी शिकायत की नहीं होती, बल्कि इस एहसास की होती है कि जिस स्थान को हम अपना स्वाभाविक अधिकार समझते थे, वहां अब किसी और की उपस्थिति भी दिखाई देने लगी है। और यही वो भावना थी जो धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, शर्मिला के मन में अपना घर बनाने लगी। शर्मिला ने जीवन भर कभी शशांक के रास्ते में बाधा नहीं डाली थी, बल्कि सच तो यह था कि उसने अपनी इच्छा से ही उनके कर्मपथ को पूरी तरह खुला छोड़ दिया था। एक समय था जब उसने अपने प्रेम और सेवा के स्नेहिल बंधन में शशांक को बांध रखा था, लेकिन जब उसे लगा कि यही बंधन कहीं उनके लक्ष्य के बीच ना आ जाए, तब उसने मन पर पत्थर रखकर उस बंधन को ढीला कर दिया। उसकी सेवा आज भी पहले जैसी ही थी, बस अब वह सामने दिखाई नहीं देती थी। वो पर्दे के पीछे से चुपचाप, बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ करती रहती थी। लेकिन आज वो अपने पति में एक ऐसा परिवर्तन देख रही थी जिसने उसके मन को भीतर तक हिला दिया था। वह बिस्तर पर पड़ी थी, सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख पाती थी, लेकिन इतना समझने के लिए उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं थी। शशांक का चेहरा देखते ही वह पहचान जाती कि उनके भीतर कोई नया आवेग जन्म ले चुका है। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि इतनी सी चंचल सी लड़की इतने कम समय में इस कर्मनिष्ठ पुरुष के मन को उसकी वर्षों की साधना से इस तरह विचलित कर सकती है। पति की ये बदलती हुई मनःस्थिति, यही बात शर्मिला को उसके रोग से भी अधिक पीड़ा देने लगी थी। उधर घर की व्यवस्था में भी अब छोटी बड़ी कमियां दिखाई देने लगी थी। शशांक के भोजन, उनके पहनावे, उनके आराम, सब में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही होने लगी थी। कई बार ऐसा होता कि खाने के समय वही व्यंजन सामने नहीं होता जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। कारण भी बताया जाता, लेकिन इस घर में पहले कभी केवल कारण सुन लेना पर्याप्त नहीं माना जाता था। यहां गलती ही मानी जाती थी। शासन था, अनुशासन था, और हर छोटी बात का अपना महत्व था। लेकिन अब वही घर बदल गया था। बड़ी से बड़ी भूल भी जैसे हंसी में टल जाती थी। यदि उर्मी शर्मिला के कहने पर रसोई में बैठकर पकवानों की देखरेख कर रही होती और साथ ही रसोई से बातें भी कर रही होती, तभी अचानक शशांक वहां आप पहुंचते और कहते, अच्छा, ये सब अभी रहने दो। उर्मी चौंक कर पूछती, क्यों, क्या करना है? शशांक मुस्कुराकर कहते, आज मेरी छुट्टी है, चलो तुम्हें विक्टोरिया मेमोरियल दिखाकर लाता हूं। उसकी इमारत को देखकर मुझे क्यों हंसी आती है, यह भी समझाऊंगा। इतना बड़ा प्रलोभन सुनकर उर्मी का मन एक क्षण में ही कर्तव्य से हटकर घूम आने को तैयार हो जाता। शर्मिला ये सब देखती रहती। वो जानती थी कि यदि उर्मी रसोई से उठ भी जाए तो भोजन के स्वाद में शायद कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अपने हाथों की थोड़ी सी देखभाल, थोड़ा सा स्नेह और थोड़ी सी सावधानी भी पति के जीवन को एक अलग ही सुख देती है। पर अब
शायद वह सुख उतना आवश्यक नहीं रह गया था, क्योंकि वह साफ देख रही थी कि शशांक अब बिना उन सब सुविधाओं के भी पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे हैं। यहीं से शर्मिला के मन में अशांति ने स्थायी रूप से जगह बना ली। रोगशैया पर करवट बदलते हुए वो बार बार अपने आप से कहती, मरने से पहले कम से कम एक बात तो समझ गई, मैंने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना शायद कभी नहीं सीख सकी। मैंने सोचा था ऊर्मिमाला में अपना ही प्रतिबिंब देखूंगी, लेकिन वह तो मुझसे बिल्कुल अलग निकली। वह खिड़की के बाहर देर तक देखती रहती और मन ही मन सोचती, मेरी जगह वह कभी नहीं ले सकती, और उसकी जगह मैं भी कभी नहीं ले सकती। मैं चली जाऊंगी तो एक कमी रह जाएगी, लेकिन यदि वो चली जाए तो शायद सब कुछ सूना हो जाएगा। इन्हीं विचारों में डूबी हुई उसे अचानक याद आया कि सर्दियां आने वाली हैं, गर्म कपड़ों को धूप दिखा देनी चाहिए। उसने ऊर्मी को बुलवाया, धीरे से बोली, ऊर्मी, ये चाबी ले, अलमारी खोलकर सारे गर्म कपड़े छत पर धूप में फैला देना। ऊर्मी ने अभी अलमारी में चाबी लगाई ही थी कि तभी शशांक वहां आ पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब बाद में भी हो जाएगा, अभी तो बहुत समय है, पहले चलो खेल पूरा कर लें। ऊर्मी ने झिझकते हुए कहा, लेकिन दीदी ने कहा है। शशांक मुस्कुराए, अच्छा, उनसे छुट्टी मैं ले आता हूं। वे सीधे शर्मिला के पास गए। शर्मिला ने शांत स्वर में अनुमति दे दी, लेकिन उसी क्षण उसके होठों से एक बहुत लंबी, बहुत गहरी सांस भी निकल गई। उसने पास खड़ी दासी से धीमे स्वर में कहा, जरा मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख दे। उधर ऊर्मी बहुत दिनों बाद मिली इस निश्चिंतता में कई बार अपने आप को ही भूल जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे अपने जीवन का वास्तविक दायित्व भी याद आ जाता। वह जानती थी कि उसका जीवन केवल इस घर तक सीमित नहीं है। उसने अपने लिए एक व्रत चुना है, एक उद्देश्य चुना है, और उसी उद्देश्य के साथ उसका भविष्य बंधा हुआ है। उसके जीवन की दिशा किसी और ने पहले ही तय कर दी थी। उस अनुशासन से वह मुंह नहीं मोड़ सकती थी। वह ये स्वीकार करती थी कि उसके जीवन पर उस व्यक्ति का अधिकार आज भी वैसा ही है, और शायद जीवन भर बना रहेगा। जब नीरद उसके पास था, तब इस अधिकार को स्वीकार करना उसके लिए सहज था। उस समय उसके मन में भी उसी दिशा में चलने का उत्साह था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। उसका मन उस ओर से जैसे धीरे धीरे हटने लगा था। फिर भी उसका कर्तव्यबोध उसे लगातार पुकार रहा था। यही संघर्ष उसे सबसे अधिक व्याकुल कर देता। मन एक दिशा में भागता और कर्तव्य दूसरी दिशा में खींचता। कर्तव्य की यही कठोर पकड़ कभी कभी उसे अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने पर मजबूर कर देती। उसे लगता जैसे अपने ही किए हुए अपराध को क्षमा करना अब उसके लिए कठिन होता जा रहा है, और जब अपराध का बोझ बढ़ता है तो मन उसे भूलने के उपाय भी खोजने लगता है। शायद इसी कारण वह अपने भीतर उठती हुई पीड़ा पर हंसी और खेल का एक पर्दा डाल देना चाहती थी। वो शशांक के साथ हंसती, खेलती, घूमती और तरह तरह के मनोरंजन में अपने मन को उलझाए रखती। अपने आप से कहती, बस ये थोड़े से दिन हैं, इन्हें जी लेने दो, बाकी सब बातें बाद में सोच लूंगी। लेकिन यह निश्चिंतता भी अधिक दिनों तक टिकती नहीं थी। अचानक किसी दिन जैसे उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आ जाती। वो झटके से सिर उठाती, ट्रंक खोलती, उसमें से अपनी किताबें और बहियां निकालती और पढ़ाई में जुट जाती। अब शरारत करने की बारी शशांक की होती। वे हंसते हुए किताबें उसके हाथ से छीन लेते, फिर उन्हें वापस बक्से में रख देते और उसी बक्से के ऊपर बैठ जाते। ऊर्मी झुंझलाकर कहती, जीजाजी, ये बिल्कुल अन्याय है, मेरा समय मत बर्बाद कीजिए। शशांक हंसकर जवाब देते, तुम्हारा समय बर्बाद करने में मेरा भी तो समय लगता है, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। इसके बाद दोनों में थोड़ी देर तक खींचातानी चलती और अंत में हमेशा की तरह ऊर्मी ही हार मान जाती। लेकिन सच पूछा जाए तो उसे भी ये हार बहुत बुरी नहीं लगती थी। फिर भी उसका कर्तव्यबोध पूरी तरह हार नहीं मानता।
5-6 दिन तक वह फिर पूरी लगन से पढ़ाई करने का प्रयत्न करती। धीरे धीरे उसका उत्साह ढीला पड़ जाता, लेकिन अपने मन को समझाते हुए वो फिर भी कहती, जीजाजी, मुझे कमजोर मत समझिए। मेरी प्रतिज्ञा आज भी उतनी ही मजबूत है। शशांक मुस्कुराकर पूछते, अच्छा, कैसी प्रतिज्ञा? उर्मी पूरे विश्वास से कहती, यही कि यहां से डिग्री लेकर मैं यूरोप जाऊंगी, वहां डॉक्टरी सीखूंगी, फिर लौटकर अपना अस्पताल बनाऊंगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी संभालूंगी। शशांक हंसते हुए छेड़ते, और उस नारद, नहीं, नीरद मुखर्जी नाम के उस महाशय की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इतना सुनते ही उर्मी झट से उनका मुंह बंद कर देती, थोड़ी सी नाराजगी और थोड़ी सी लज्जा के साथ कहती, बस चुप रहिए, ऐसी बातें करेंगे तो सचमुच आपसे झगड़ा हो जाएगा। फिर अकेली रह जाने पर वह अपने ही मन को कठोर बनाकर समझाती, मुझे अपने प्रति सच्चा रहना होगा, मुझे अपनी प्रतिज्ञा निभानी ही होगी। लेकिन जितनी दृढ़ता से वो ये शब्द दोहराती, उतनी ही गहराई से उसे महसूस होता कि उसके मन के भीतर अब पहले जैसी निश्चिंतता नहीं रह गई है। नीरद के साथ उसके भविष्य का जो मार्ग कभी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था, अब उसी रास्ते पर धुंध उतरने लगी थी। कहानी आगे क्या नया मोड़ लेगी और इसका अंत किस तरह होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कहानी के अगले और आखिरी भाग में।